अमेरिकन फिलिपिनो वॉर फ्रॉम 1898 टू 2002, फ्रॉम 1898 टू 1902, 4 साल तक ये जो अमेरिका फिलीपींस युद्ध चला, उसी युद्ध के संदर्भ में रूडयार्ड किपलिंग ने अपनी ये एक पोयम उसने लिखा था, द वाइट मैन्स बर्डन, और उसमें उसने बताया था, उसने एक्सोर्ट किया था, यानी उसने अपील किया था टू द अमेरिकन्स दैट अमेरिकन should defeat the Philippines and should establish their rule over that country, because Philippines in the eyes of Rudyard Kipling was one of the underdeveloped countries of the world. तो उसे माना किपलिंग ने माना कि ये भी एक जैसे और तीसरी दुनिया के देश हैं, जैसे अरिस्टोटल कहता था कि मिस्र के बाहर, दैट इज आउटसाइड एथेंस, द होल वर्ल्ड वॉज बारबेरिक, और इसीलिए उसने अपने शिष्य अलेक्जेंडर को भी नहीं कभी प्रेरणा दिया कि तुम एथेंस के बाहर कभी जाओ या ग्रीस के बाहर जाओ, नगर राज्यों के बाहर कदम ना रखना, क्योंकि वो तो हबशियों की दुनिया है, वो सब बर्बर जातियों की दुनिया है। और चूंकि ग्रीक्स दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज द मोस्ट सुपीरियर रेस ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका जो ब्लड है, प्योर रेस है, इट शुड मिंगल और इट शुड फाइट और इट शुड कम इन कॉन्टैक्ट विद द बारबेरिक वर्ल्ड। और इसीलिए अरस्तु ने उसको रोका था, अलेक्जेंडर को, लेकिन खैर आप जानते हो वो रुका नहीं था। इसी तरह रूडयार्ड किपलिंग ने भी कहा कि दे आर ऑल बारबेरियंस। फिलीपींस क्या है? अगर बारबेरियंस नहीं है तो क्या अंडर डेवलप्ड है? ये नॉन वाइट्स हैं, ये अश्वेत लोग हैं, और इन अश्वेतों को अब ये समय आ गया है कि अब उनको सभ्य किया जाए। नो टाइम हैज कम व्हेन द ब्लैक शुड बी मेड civilized. So the civilizing mission lies at the end of the Americans. It is the holy duty of Americans to civilize the whole world including Philippines. और इसीलिए रूडयार्ड किपलिंग ने ये अपना विचार व्यक्त किया थ्रू अ पोयम। आप जानते होंगे, आपने लॉर्ड मैकॉले का भी नाम सुना है। इंग्लिश चार्टर उसने जो दिया था अंग्रेजी को राजभाषा बनाने के लिए, जिससे कि वो इंडियन बाबूस को क्रिएट कर सके। इंडियन बाबूस का मतलब है इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को वो कर सके, एक इसकी फौज खड़ी कर सके, है ना, यानी एन आर्मी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कमिंग फ्रॉम द कलर्ड पीपल, यानी अंग्रेजी भाषा का जिनको ज्ञान होगा वो लोग ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करेंगे। वो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की, ऐसे अंग्रेजी बोलने वालों की एक सेना खड़ा करना चाहते थे जो इस प्रकार की भाषा बोल सके, अंग्रेजों के लिए काम कर सके। क्योंकि उनका मानना था कि अगर भारत को सभ्य करना है, भारत पर शासन करना है, तो अंग्रेजी भाषा एक है जिसके माध्यम से हम अपने दायित्वों को पूर्ण कर सकते हैं, अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हैं। और किपलिंग ने भी यही माना, व्हाइट मैन्स बर्डन की थ्योरी उसने दिया। सो दिस थ्योरी हैज बीन गोइंग ऑन। कलोनियलिज्म, जैसे हमने आपसे कहा, व्हाट ड्राइव्स कलोनियलिज्म? उपनिवेश को चलाने वाला आखिर तेल कौन सा है? व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इज देयर इन द व्हीकल ऑफ कलोनियलिज्म? दैट इज समथिंग टू बी नोन। So the ideology that works behind colonialism is that of white man's burden. That is, it is the Christian's duty. It is duty of the Christian to civilize the whole world. यानी उन्होंने उसको अपने धर्म से जोड़ दिया। आप जानते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, whether they were from England or from America or from other parts of the world, they associated their colonialism to the religion, that is to Christianity. और ये गॉड ऑर्डेंड, ये एक टास्क उन्होंने बताया है।
That is, it is a task that has been given to them by the Lord, by the Almighty. ईश्वर ने उनको अधिकृत किया है, उस डिवाइन पावर ने उनको ये शक्ति दिया है कि टू एनस्लेव द होल वर्ल्ड एंड टू सिविलाइज देम. तो इसलिए अलग अलग नाम से ये चीज़ें चली हैं. जोसेफ अर्नेस्ट रेनन, he was again a kind of a missionary from France. फ्रांस का एक ये व्यक्ति था जोसेफ अर्नेस्ट रेनन. ये इंटेलेक्चुअल भी अपने आप को मानते थे, ये अपने आप को मिशनरी मिशन से भी मानते थे, मिशनरी वर्कर मानते थे. जोसेफ अर्नेस्ट रेनन, अर्नेस्ट ERNST, अर्नेस्ट, रेनन RENAN, रेनन. तो ये जो महाशय थे, इन्होंने अपनी एक और थ्योरी दिया, और ये थ्योरी का नाम इन्होंने दिया द इम्पीरियल स्टीवर्डशिप, द थ्योरी ऑफ इम्पीरियल स्टीवर्डशिप. इम्पीरियल कहते हैं शाही, और स्टीवर्डशिप STEWARDSHIP, स्टीवर्डशिप, इम्पीरियल स्टीवर्डशिप. ये 18वीं शताब्दी की बात है, समवेयर अराउंड द ईयर 1790 और समथिंग लाइक दैट. तो इन्होंने जो इम्पीरियल स्टीवर्डशिप जो कहा, उन्होंने कहा कि इट इज़ द इम्पीरियल ड्यूटी ऑफ फ्रांस, इट इज़ द इम्पीरियल ड्यूटी ऑफ फ्रांस to civilize, to teach, to nurture and to groom the people of non-European world. अर्थात जो गैर यूरोपीय देशों के जो लोग हैं, उनको सभ्य बनाना, उनकी परवरिश करना, उनको तैयार करना एक पूर्ण मानव के रूप में, एक पूरे इंसान के रूप में उनको तैयार करना, एज अ प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द सोसाइटी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ गॉड फियरिंग इंडिविजुअल. यानी इतने सारे उन्होंने बताया, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इम्पीरियल स्टीवर्ड. यानी स्टीवर्ड कौन होता है? लीडर. स्टीवर्ड का मतलब लीडर, और स्टीवर्डशिप क्या होता है? लीडरशिप होता है. यानी जो शाही जो नेतृत्व होगा, जो रॉयल लीडरशिप होगी फ्रांस की. और ये नेपोलियन के समय से ही चला आ रहा था. आप जानते हैं उसी समय नेपोलियन का भी प्रादुर्भाव हुआ था, उसका वो काल चल रहा था, व्हेन ही वॉज ऑन ए वर्ल्ड विनिंग काइंड ऑफ जर्नी. जैसे अलेक्जेंडर एक समय था, ही हैड सेट आउट टू विन द होल वर्ल्ड, सो डिड नेपोलियन टू. तो वो जिस तरह से नेपोलियन काम कर रहा था, उसका यही उद्देश्य था कि जो नॉन यूरोपियंस हैं, हम उनको भी अब सही करेंगे. हालांकि वो तो पहले अंग्रेज़ों से ही उलझ गया था, ब्रिटेन से उलझ गया था, और अल्टीमेटली बैटल ऑफ वाटरलू में उसका अंत हो गया. लेकिन जितने भी लड़ाके थे उनके यहाँ से, और ख़ास तौर से जो इम्पीरियल पावर्स हुआ करती थी, चाहे वो ब्रिटेन की इम्पीरियल पावर हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे बेल्जियम की हो, चाहे जर्मनी की हो, कहीं की भी हो, या पुर्तगाल की हो, या हॉलैंड की हो, जहाँ जहाँ के ये लोग थे, स्पेन के थे, इन सब का एक दायित्व था. और दायित्व ये था कि इनकी रॉयल, ये एक मिशन था, ये एक रॉयल उनको मैसेज दिया गया था. यानी आपने पढ़ा है ना, द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, अर्थात राजा के दैवीय अधिकार. तो ये इनका दैवीय अधिकार था. इंपीरियल लीडरशिप जो था, इंपीरियल स्टीवर्डशिप था, दैट वाज व्हाट, दैट वाज बेसिकली अ लीडरशिप दैट दे ट्रेस्ड थ्रू द गॉड. They traced their leadership to the God. They considered that their leadership originated from that of the God. यानी उस तरह से उन्होंने अपने सत्ता को स्थापित कर लिया था, जहाँ पर वो मानने लगे थे कि वो
जैसे किंग लुई द 14 फ्रांस का कहता था, आई एम द गॉड, मैं ही ईश्वर हूं, और इसलिए एनी वन हु अपोजेस मी विल बी पुट टू डेथ। तो यानी जहां पर इंपीरियल जो अथॉरिटी थी अपने आप को गॉड ऑर्डेन्ड मानने लगी थी, ईश्वर से अपनी सत्ता को जोड़ने लगी थी, तो इसलिए उन्होंने जो जो उपनिवेशवाद से संबंधित अभियान चलाए दुनिया भर में, वो सब उसका स्रोत उन्होंने ईश्वरी सत्ता से माना। दैट दे वर डूइंग नॉट फॉर देमसेल्व्स, इट इज एज सिंपल एज दैट। If they were conquering lands after lands, if they were subjugating people after people, nations after nations, then they are not doing for themselves. Rather, they are accomplishing, they are doing something for the sake of the God. This is something that the God wanted. This was the language. तो चाहे वो रुडयार्ड किपलिंग का है वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी थी या इंपीरियल स्टीवर्डशिप की थ्योरी थी, और ये जो व्यक्ति था जोसेफ अर्नेस्ट रेनन, उसने कहा दैट द लीडर्स कमिंग फ्रॉम द हायर कल्चर, फ्रॉम द हायर वैल्यूज, फ्रॉम अ बेटर बैकग्राउंड, यानी जो नेता या जो लोग अच्छे परिवेश से आ रहे हैं, अच्छी संस्कृति से आ रहे हैं, अच्छे देशों से आ रहे हैं, अब ये उनका ही दायित्व है। अगर ये अपना दायित्व पूर्ण नहीं करते हैं अश्वेतों को ठीक करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, इंसान बनाने के लिए, देन इट विल बी अ ग्रेट फॉली ऑन देयर पार्ट। दे विल बी अनडूइंग द कमांड्स ऑफ द गॉड इटसेल्फ। अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं तो वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो इंपीरियल स्टीवर्डशिप का जो सिद्धांत था, ये 18वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था, और ये वो समय था जब दुनिया भर में ये बड़े बड़े जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ये यूरोपियन कंट्रीज जो कॉलोनियलिज्म के रास्ते पर निकल चले थे, दे वर ट्राइंग टू प्रूव देयर कॉलोनियलिज्म, दे वर ट्राइंग नॉट टू प्रूव, दे वर ट्राइंग टू जस्टिफाई द कॉलोनियलिज्म। वो लूटपाट कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, कब्जा कर रहे थे दूसरे देशों पर, गुलाम बना रहे थे, और लेकिन उसका सब जस्टिफिकेशन क्या दे रहे थे? अरे ये तो ईश्वर का आदेश है, उस आदेश की पूर्ति में ही हम ये काम कर रहे हैं, उस आदेश के परिपालन में ही हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए दिस वॉज अ वेरी फॉल्स काइंड ऑफ अ justification that was forwarded by them। तो इसलिए ये जो 16वीं शताब्दी से लेकर 2000 तक का 16, 17, 18, 19वीं शताब्दी तक 16, 17, 18 एंड 19 सेंचुरी 400 सालों तक ये जो पूरा उपनिवेशवाद चला। अब जब उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में आकर, उसके बाद राष्ट्रों में बहुत आक्रोश उत्पन्न हो गया, और ये आक्रोश इतना ज़्यादा उत्पन्न हुआ कि उन्होंने उपनिवेशवाद की, ये गुलामी के दौर की बहुत ज़्यादा भर्त्सना किया, और ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन ही बाहर आ रहा था जो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स थे, राइटर्स थे। अब इस राइटर्स में देखिए जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जैसे हमने अभी बताया फ्रांस फैनन ने अपनी पुस्तक जो 1961 में लिखी, द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, इट इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड बुक, इट इज़ अ वेरी रिनाउंड वर्क। और एक और उनकी किताब है जो हमने अभी बताया, ब्लैक स्किन्स वाइट मास्क। ये दो पुस्तकें हैं जो उन्होंने पोस्ट कॉलोनियलिज्म के संदर्भ में लिखा। देन देयर इज एडवर्ड सैड, ये अमेरिकन पैलेस्टीनियन ये राइटर हैं। एडवर्ड सैड SAID सैड है ना, उसको सेड भी अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही सेड वो भी हो सकता है। तो एडवर्ड सैड SAID सैड, इनकी पुस्तक है ओरिएंटलिज्म। 1978 में पुस्तक आई थी, ओरिएंटल से वर्ड बनता है ओरिएंटलिज्म। तो ये जो पुस्तक आई थी, इस पुस्तक में इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। इन्होंने कहा कि दो प्रकार के शब्दों का सृजन किया गया है, अस एंड देम।
अस एंड देम, यानी हम और वे। उन्होंने कहा ये बाइनरी पावर रिलेशनशिप डेवलप कर दिया गया है, बाइनरी सोशल रिलेशनशिप डेवलप कर दिया अस एंड देम के द्वारा। और ये किसने किया है? ये यूरोपियन जो स्ट्रैटेजिस्ट थे, यूरोपियन रूलर्स जो थे, जिन्होंने दुनिया को बांटा शासक और शासितों के मध्य। इन्होंने कहा, इन्होंने दो प्रकार के वर्ल्ड व्यू दे दिए, दो प्रकार के वैश्विक दृष्टि दिया। एक तो हम हैं, यानी हम शासक लोग हैं, और वे यानी रेचर्ड, जिसको फ्रांस फैनन कहता है रेचर्ड ऑफ द अर्थ, यानी दुनिया के भिखारी, दुनिया के भिक्षुक, दुनिया के कंगाल लोग, द बैंकरप्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, द एम्पावरिश्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जो फ्रांस फैनन ने कहा है द रिचर्ड ऑफ द वर्ल्ड, द रिचर्ड ऑफ द वर्ल्ड, उसी बात को एडवर्ड सैड ने अपनी पुस्तक ओरिएंटलिज्म में ये प्रॉब्लम उठाई है, जहाँ पर वो कहता है कि अस एंड देम वाली जो विचारधारा इन्होंने डेवलप कर दिया है यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट ने। अस कौन हो गए? अस वो हो गए जो सिविलाइजिंग मिशन पर निकले हैं, यानी जो ऐसे जोसेफ अर्नेस्ट रेनन ऐसे लोग, रूडियार्ड किपलिंग ऐसे लोग, लॉर्ड मैकॉले ऐसे लोग, these colonial kinds of people who have set themselves on the path of you can say reforming others, on the path of civilizing others, that is the so called deprived world, the so called, that's why I am saying quote within quote, so called deprived, अर्थात तथा कथित वो जो वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग को, उस गरीब वर्ग को, उस निर्धन वर्ग को, उस कंगाल वर्ग को सभ्य बनाने के लिए, सुशिक्षित करने के लिए। अब ये जो यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट, अगर इन गिद्धों से कोई पूछे, इन वल्चर से कोई पूछे कि वो डिप्राइव्ड बनाए गए हैं या पहले से डिप्राइव्ड थे, देयर आर टू थिंग्स, हैव दे बीन बैंकरप्टेड, हैव दे बीन लूटेड एंड रॉब्ड बाय दीज कॉलोनियलिस्ट, और वर दे परपीचुअली और इटर्नली पुअर और इम्पॉवरिश्ड पीपल। दीज आर टू इंपॉर्टेंट इशूज। क्यों जो जिस रिचर्ड ऑफ द अर्थ के बारे में बात करता है फ्रांस फैनन, उस संदर्भ में बात ये आती है कि ये जो कंगाल, जो भिखारी, जिनको लोगों को बना दिया, जिसको ये कहते हैं अब हम इनको भिखारी से फिर राजा बनाएंगे या सभ्य बनाएंगे, तो भिखारी तो आप ही ने तो बनाया, आप ही ने तो उनको लूटा, कंगाल किया, और आप बता दें कि वो भिखारी हैं। अगर भिखारी होते तो क्यों वो अपने वाई वुड दे एट ऑल हैव बीन क्रेविंग फॉर देयर मदरलैंड, फॉर द इंडिपेंडेंट नेशन। तिब्बत को जब चीन ने 1951 में ऑक्युपाई कर लिया, 1951 में जब आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया और लाखों तिब्बतियों को मार दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर कंगाली आना शुरू हो गई, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया, उनके रोजी रोटी के सारे साधन बंद कर दिए, उनको एकदम आवारा पशुओं की तरह सड़क पर छोड़ दिया मरने के लिए, और अपने हान समुदाय के लोगों को वहाँ सेटल करने लगे। तो अब यहाँ तिब्बती यही पूछते हैं, हमारी तो मदरलैंड कितनी रिच हुआ करती थी, वे वर सो कल्चरली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, we had been such a rich country from times immemorial, but see what have we been reduced to by these scoundrels। तो इसी बात को ये जो कहते हैं कि हम सिविलाइज करने चल रहे हैं, इसी बात को चैलेंज किया गया है पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में। इसी बात को देखा गया है कि आपने आकर हमारे देश को किस किस तरीके से बर्बाद किया, सिस्टमेटिकली यू हैव डिस्ट्रॉयड अस। द सेम वॉज डन बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया ड्यूरिंग देयर मोर देन 200 years ऑफ रूल। भारत में जो 200 साल से अधिक तक शासन ने किया अंग्रेजों ने, उसमें किया क्या उन्होंने? सिस्टमेटिकली एक के बाद एक चीज़ डिस्ट्रॉय कर दिया। हम लोग कभी कभी कहते हैं अरे बहुत बड़ा उन्होंने हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दिया, रेलवे का दे दिया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का दे दिया, है ना, और न जाने यूनिवर्सिटीज़ का दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली दे वर सर्विंग देयर ओन पर्पस। अगर इतनी सारी यूनिवर्सिटी को उन्होंने बना दिया, यानी अपने समय में 4-5 यूनिवर्सिटी को बना दिया, तो उसमें कौन आम जनता को
पढ़ने के लिए अनुमति दिया था। पढ़ते तो थे वही राजे रजवाड़े, तालुकेदार, ज़मींदार और ब्रिटेन के अधिकारियों के बच्चों के, राजनेताओं के बच्चे। हम और आप जैसे लोग नहीं पढ़ते थे उसमें। सो इट इज़ नथिंग बट अ ट्रैश, यू नो, कि दिस काइंड ऑफ आर्गूमेंट इज लिटरली नॉनसेंस, कि उन्होंने हमको बहुत कुछ दे दिया। नो, दे वॉट एवर दे गेव अस वॉज बेसिकली, आई मीन, जस्ट अ पीनट्स फॉर अस। दे रॉब्ड अस इमेंसली। उन्होंने यानी हमसे 100 रुपये लूटा और बदले में उन्होंने 2 रुपये दे दिया आपको। एंड वी थिंक दैट वी हैव बीन रिवॉर्डेड बाय दीज स्काउंड्रल्स। तो इसलिए इस चीज़ को पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में चीज़ों को उठाया गया है। जैसे हमने कहा, बाइनरी रिलेशनशिप को इन्होंने डिस्कस किया है एडवर्ड सैड ने। बाइनरी का क्या मतलब होता है? यानी टू रिलेशनशिप, टू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, जो अस एंड देम, यानी ये 2 प्रकार के संबंध है। हमारे लिए तो एक अलग है, उनके लिए अलग है, और संबंधों को जज हम कर रहे हैं। दैट इज, सिंस वी आर अ डोमिनेंट पावर, देयरफॉर वी हैव द राइट टू जज यू, not they who are impoverished, not they who are bankrupt. They cannot simply judge us. We have the power, we have the authority to judge them, and therefore we are on the civilizing mode for them, है ना। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशनशिप। तो अब ये जो बाइनरी रिलेशनशिप है, इसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखा, ओरिएंटलिज्म अर्थात ओरिएंट जो होता है वर्ड, ईस्ट के लिए कहा जाता है। ईस्ट के लिए 2 वर्ड होते हैं, एक तो ओरिएंट होता है और एक ऑक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट, OCCIDENT। तो ओरिएंट एक होता है जिसको हम ईस्ट कहते हैं, पूर्व कहते हैं, और ऑक्सीडेंट जो होता है उसे हम वेस्ट कहते हैं, अर्थात पश्चिम कहते हैं। तो अब देखिए, इन्होंने कहा, एडवर्ड सैड ने कहा, ये जो इंग्लिश कॉलोनियलिस्ट ही थे who divided the world into Orientalism and Occidentalism, who divided the world into 2 halves, one is the Orient, the other is the Occident। अर्थात पूर्व और पश्चिम में जो विभाजन रेखा खड़ी करी गई है, ये यूरोपीय उपनिवेशों के द्वारा, उपनिवेश आपके लिए कॉलोनियलिस्ट के द्वारा ही करी गई है। तो इसलिए इन्होंने हम लोगों को बांट दिया है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किया। भारत में तो आकर किया ही क्या था, जहाँ जहाँ अंग्रेज गए वहाँ उन्होंने ये पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की चलाई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो किस तरह से इन्होंने हमको डाउन किया है, इन्होंने हमको विशेष रूप से कल्चरल हेजिमनी उन्होंने हम पर स्टैब्लिश किया है। आपने अंटोनियो ग्राम्सी की का थ्योरी पढ़ा होगा, द थ्योरी ऑफ हेजिमनी, प्राधान्यता का सिद्धांत। तो ग्राम्सी ने तो दूसरे प्रकार से बात किया था, हालांकि वो भी कल्चरल हेजिमनी के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ये लोग बात कर रहे हैं, जो पोस्ट कॉलोनियलिस्ट बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि इनकी हेजिमनी तो हर प्रकार से हेजिमनी हो गई है। इनकी कल्चरल हेजिमनी है, इनकी मॉरल हेजिमनी भी हो गई है, इनकी नैतिक जिसे आप कह लें कि प्रधानता हो गई है हम पर, इनकी बौद्धिक प्रधानता हो गई है, इनकी सांस्कृतिक प्रधानता इन्होंने हम पर स्थापित कर लिया है। और कैसे किया? इन्होंने उसको क्रश करके किया। ग्राम्सी तो कहता है कि जो न्यू मार्क्सिज्म में जो ग्राम्सी कहता है, वहाँ पर वायलेंस नहीं हो गया, वायलेंस की गुंजाइश बहुत कम है। सिंपली द कैपिटलिस्ट विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द पीपल by occupying the key positions, particularly by bringing about by occupying the educational sectors or the educational institutions। शैक्षणिक संस्थानों में बैठकर वहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन वो करना शुरू करेगा जो पूंजीवादी होगा। और धीरे धीरे वो सब जितने भी, जैसे वो कहता है सबस्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, तो जो सुपर स्ट्रक्चर है, अधिरचना है, वो अधिरचना को कब्जा कर लेगा। जो आधुनिक पूंजीपति है, जो न्यू कैपिटलिस्ट है, उसके आदमी सब जगह बैठ जाएंगे, जितने बौद्धिक प्रतिष्ठान वहाँ बैठ जाएंगे, सिविल में बैठ जाएंगे, जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ बैठ जाएंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे, और धीरे धीरे वो व्यक्तियों की सोच पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पोस्ट कॉलोनियलिस्ट है, उन्होंने कहा कि केवल इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट,
They are not only trying to malign our culture only, to malign our morality or to look down upon us. केवल यहीं तक नहीं कि वो हमको हे के दृष्टि से देख रहे हैं. In fact, they are violently crushing us as well. वो हिंसा का सहारा भी ले रहे हैं हमको क्रश करने के लिए, हमारा दमन करने के लिए. हमारी किताबों को तो, हमारी शिक्षा को तो मलाइन कर रहे हैं, सली कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बलपूर्वक भी हमको मार रहे हैं, हमको किल कर रहे हैं, हमको मेम कर रहे हैं, वूंड कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू undo us, they are trying to erase our existence from the earth. और इसीलिए फ्रांस फैनन, he is very violent, you know. He has given a call for violence. He says violence for violence is the only remedy against colonialist people, against the colonialists. उसने कहा जब तक उपनिवेशवाद का हम हिंसा से हिंसा का हम सामना नहीं करेंगे, उपनिवेशवाद की हिंसात्मक राजनीति का जब तक हम हिंसा से हम सामना नहीं करेंगे, तब तक हम इस उपनिवेशवाद का अंत नहीं कर सकते हैं. He says that colonialism is not only standing on one leg, it is standing on two legs. The one carries violence and the other carries the coercion, the other carries the influence. यानी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो होती है. तो यानी ये जो उपनिवेशवाद है ये केवल ग्रामसी की उस थ्योरी पर आधारित नहीं है, बस आप सुपर स्ट्रक्चर को बदल दिया तो सब स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा. नो, दे डोंट एग्री टू दिस फिनोमेना. वो तो कहते हैं कि इन्होंने दोनों चीज़ों का उन्होंने आधार बना लिया है. वो हमारे उपासना के स्थलों को तोड़ रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू ब्रेक, they are trying to destroy our places of worship, number 1. They are burning our religious books, number 2. They are saying that we are not humans. In fact, we are animals. Therefore animals should be treated like animals, not like humans. इसलिए वो हमारे साथ पशुवत व्यवहार करते हैं. Further, they want to capture, they want to overpower our whole community, and that is only possible by initiating the seeds of divide and rule. वो हमारे एकता को तोड़ना चाहते हैं. हमको एक तरफ जहाँ पशु कहते हैं, लेकिन उसी पशुओं में वो कुछ अपने फ़ायदे के लोगों को ढूंढना चाहते हैं और इसलिए वो डिवाइड एंड रूल का खेल खेलते हैं. उसमें एक ऐसी अंग्रेज बोलने वाली लोगों का एक वो फौज तैयार करते हैं, फौज यानी एक झुंड तैयार करते हैं जो लॉर्ड मैकॉले कहता था ना, दे विल बी इंडियंस बाय बर्थ, दे विल बी ब्लैक इन कलर और दे विल बी येलो इन कलर, बट देयर माइंड्स विल बी यूरोपियन इन कैरेक्टर. ये लॉर्ड मैकॉले ने कहा था. हम एक ऐसे भारतीयों की फौज खड़ी करेंगे अंग्रेजी माध्यम से, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, जो भारतीय वास्तव में वो ब्रिटिश ही होगा, वो मस्तिष्क से ब्रिटिश बन जाएगा. भले ही वो जन्म से भारतीय हो, भले ही उसके शरीर का रंग येलो हो. यानी हम लोग को वो येलो कहते थे, हम लोग को वी वर नॉट ब्लैक्स फॉर देम, नॉट डू वी आर ब्लैक्स. वो हम लोग को येलो कलर्ड पीपल कहते थे या कलर्ड पीपल कहते थे. यस, कलर्ड पीपल है ना, दूसरे रंग वाले लोग. तो लॉर्ड मैकाले का ये मानना था हम एक ऐसे फौज को हम तैयार कर रहे हैं जो वास्तव में हिंदुस्तानी होगा, देखने में तो हिंदुस्तानी होगा, उसके हाव भाव भी हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन वो मन से और मस्तिष्क से वो पूरा अंग्रेज़ों की तरह से होगा और वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से. तो इसलिए ये जो पोस्ट कॉलोनियलिस्ट हैं वो इस बात को, जैसे हम बता रहे थे, एडवर्ड सेड ने अपनी पुस्तक में ओरिएंटलिज्म में यही लिखा है कि इन्होंने दुनिया का विभाजन कर दिया है. तो बाइनरी रिलेशनशिप डेवलप कर दिया, अस एंड देम की विचारधारा को डेवलप कर दिया, कैसे दुनिया को हम में और तुम में डिवाइड कर दिया. जो रूसो एक समय
अपने थ्योरी में, अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है, द फर्स्ट मैन हु सेड दैट दिस इज माइन एंड दिस इज थाइन वॉज द फाउंडर ऑफ द सिविल सोसाइटी, वही वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रॉपर्टी। रूसो ने लिखा है कि वो व्यक्ति जिसने पहली बार ये मेरा है ये तेरा है कहा, वास्तव में व्यक्तिगत संपत्ति का जनक वही व्यक्ति था। द फर्स्ट मैन हु आफ्टर हैविंग enclosed a piece of land said that this is mine and this is thine was the first founder of the property of the institution of property। रूसो लिखता है कि ऐसा वो व्यक्ति जिसने पहली बार किसी भूमि के टुकड़े को घेर कर कहा कि ये मेरा है और वो तेरा है, अर्थात ये मेरा है और इसके बाहर का जो क्षेत्र होगा वो तुम्हारा होगा। सो द फर्स्ट मैन आफ्टर हैविंग enclosed a piece of land said that this is mine and this is thine was the first founder of the institution of private property। तो यानी इसी तरीके से फ्रांस फैनन ने भी कहा कि इन लोगों ने पहली बार, यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट ने पहली बार इस प्रकार की विचारधारा को कि ये हम श्रेष्ठ हैं, वो अधम हैं, हम गुणवान हैं, वो गुणहीन हैं, हम लोग एक स्पिरिचुअल हैं, हम संत हैं, हम एक बहुत पायस होली व्यक्ति हैं, हम मिशनरीज हैं, लेकिन ये लोग अंधविश्वासी। तो अर्थात ये जो अस एंड देन वाली जो भाषा शुरू कर दिया, इसी को बाइनरी कहते हैं। और इसी को उसने कहा अपनी पुस्तक में ओरिएंटलिज्म में लिखा, जो ओरिएंट है और जो ऑक्सीडेंट है, इन दोनों के मध्य उसने बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दिया। तो अर्थात ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इन लोगों ने लिखा। और ये लोग बड़े केवल दुर्भाग्यपूर्ण ये शब्द नहीं यूज़ करते हैं, दे आर वेरी एंग्विश्ड, दे आर वेरी एंग्री एट द एटीट्यूड ऑफ द कॉलोनियलिस्ट। किस तरीके से उन्होंने दे हैव सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड द होल कल्चर, द होल नेशन, द होल यू कैन से फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी एज सच। और इसीलिए हमने शुरू में कहा था, दे आर देयरफॉर ग्रेट नेशनलिस्ट। उनसे हम लोग को संभवतः कुछ सीखना चाहिए। दे टॉक ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ द नेशन, नेशनल रीबिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। दे वांट टू रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी, दे वांट टू रीबिल्ड द नेशन, दे वांट टू resurrect their culture, their economy, their ancient glory, everything। वो अपनी प्राचीन धरोहर, अपने संस्कृति को, अपने संस्कारों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन हैव बिफोर अस, द क्लोजेस्ट इन फैक्ट एग्जाम्पल फॉर अस could be the Tibetans who are there in almost every city। तो इसलिए they represent, post colonial